प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 वो कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के विभिन्न बिंदुओं को विस्तार से आप तक पहुंचाता है, और इस बहाने हमें यह अवसर मिलता है कि उन विषयों पर हम जब विशेषज्ञों से, अतिथियों से बातचीत करते हैं, यकीन मानिए हमारे ज्ञान चक्षु भी खुल जाते हैं। हमें लगता है कि इन चीजों से अभी तक हम अनभिज्ञ क्यों रहे हैं। मन की बात हमें बार बार इस बात की प्रेरणा देती रहती है कि हम उसमें और विस्तार से कुछ जाने, समझें और गर्व करें कि हम इस भारत देश के वासी हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले मन की बात में, आपको याद होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा की थी, उनके सुशासन की बात की थी, उनके वीरता और शौर्य की बात की थी, और उनके प्रबंध कौशल, विशेष तौर पर जो जल प्रबंधन है उसको लेकर उन्होंने बातचीत की थी। और हमें ये उत्सुकता भी हुई और हमारी उत्कंठा भी हुई कि क्यों ना इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करें। और इसके लिए हमने आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर उमेश अशोक कदम को। प्रोफेसर कदम जो है वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। वैसे इसके पहले पुणे विश्वविद्यालय में भी वो इतिहास विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में भी रहे। कुछ अर्सा पहले तक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव की भूमिका भी उन्होंने निभाई, वो दायित्व भी उन्होंने निभाए हैं। आज एक इतिहासविद के रूप में हम उनका स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। प्रोफेसर साहब, आपने तो मराठा साम्राज्य को लेकर बहुत गहन अध्ययन किया है। तमाम पहलुओं और पक्षों पे आपने इस तरह के अध्ययन कार्य को किया है। फ्रेंच और मराठा संबंधों के बारे में आपने पीएचडी ही आपकी इसी विषय पर रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब हम बात करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि मराठा साम्राज्य के सबसे शिखर पुरुष के रूप में उनकी मान्यता, उनके प्रति श्रद्धा, आस्था पूछते हैं भारत के लोग और महाराष्ट्र के लोग। आपको क्यों लगा था कि आप इस विषय को लेकर खास बात करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे? मेरा जन्म ही महाराष्ट्र का है। कक्षा 4 से लेके एमए के करियर तक हमने जो भी इतिहास पढ़ा है, उस इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भी योगदान हैं जी, उन योगदानों को समझते समझते ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, तो ये एक युग पुरुष है। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में आप अगर देखेंगे तो एक धारणा रही है भारत में कि महाराष्ट्र से एक प्रादेशिक इतिहास की श्रृंखला में मराठा इतिहास को देखा जाता है, जबकि वैसे देखा नहीं जाना चाहिए। अगर आप गौर से देखेंगे तो पूरे 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में पूरे अटक से लेके कटक तक मराठी साम्राज्य का राज्य ये विस्तार क्षेत्र पे था, ये पूरा क्षेत्र पे था। और सिर्फ राजकीय विस्तार नहीं था, ये एक सामाजिक विस्तार था, ये एक सांस्कृतिक विस्तार था, और एक भूमिका ऐसी थी जैसे उस वक्त कहा जाता था कि मराठा तेतुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। अच्छा। तो उस वक्त जो महाराष्ट्र धर्म की भाषा की जा रही है या जो बात की जा रही है, वो महाराष्ट्र जो 1961 में जो बन रहा है, जो एक स्टेट बन रहा है, उसके बारे में बात नहीं की जा रही है। राष्ट्र को महाराष्ट्र की दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। क्या बात। और संस्कृति और भाषाओं के आदान प्रदान के विचार की एक भूमिका बताई जा रही है, जिसमें आपको देखेंगे कि इस कालखंड में, मध्ययुगीन कालखंड में, भारत में तकरीबन 1600 से भी ज्यादा भाषाओं का नया संतुलन निर्माण हो रहा है, और इन भाषाओं से अलग अलग सांस्कृतिक श्रृंखलाएं निर्माण हो रही है और वो सक्षम बन रही है। और उसी की भाषा में शिवाजी महाराज कहते हैं कि आप महाराष्ट्र धर्म को बढ़ाइए। और उस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो मराठी भाषिकों का महाराष्ट्र है, ऐसे नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात उस वक्त के लंदन गैजेट में भी हो रही है। अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टेट है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक मैजेस्टिक स्टेट भी आपको दिखाई दे रहा है औरंगजेब का। ही इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पैसे वाला मुगल साम्राज्य भी आपको दिख रहा है, और उस मुगल साम्राज्य को थोपने का काम पूरी तरीके से छत्रपति शिवाजी कह रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनका साम्राज्य, उनकी फौज, वो जो मुगल सल्तनत थी उसके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती रहे, और बार बार उन्होंने इस रूप में कह लें कि पछाड़ा है, पीछे धकेला है या उनको पीछे हटने पे मजबूर किया है। और औरंगजेब शासक के रूप में भी मुझे लगता है कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में इसी बात से जूझते जूझते पार न सका,
और देहांत भी हुआ। मैं डॉक्टर साहब ये चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो बात की है, क्योंकि जल के संरक्षण को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं मन की बात में, और उसी संदर्भ में उन्होंने बहुत विशेष बात की जो पहली बार हमने सुनी कि जल प्रबंधन जो है शिवाजी महाराज जी का, और जो जल दुर्ग का निर्माण उन्होंने करवाया समंदर के बीच में, और कहते हैं कि वो आज भी वहां विराजमान है, उपस्थित लोग देखने जाते हैं। इस पहलू को लेकर बात की उन्होंने। अगर आप अनुमति दें तो मैं वो अंश एक बार फिर से हम सुने, श्रोताओं को भी सुनवाते हैं, और फिर उसी को लेकर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं। साथियों, मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज को भी याद करूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध कौशल से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषकर जल प्रबंधन और नौसेना को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो कार्य किए वो आज भी भारतीय इतिहास का गौरव बढ़ाते हैं। उनके बनाए जल दुर्ग इतनी शताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर को एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में इससे जुड़े भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुझे याद है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे रायगढ़ जाने, उस पवित्र भूमि को नमन करने का सौभाग्य मिला था। ये हम सबका कर्तव्य है कि उस अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रबंध कौशल को जानें, उनसे सीखें। इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और भविष्य के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा भी मिलेगी। तो ये संक्षेप में बड़ी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। थोड़ा सा पहले हम चर्चा करना चाहेंगे जल प्रबंधन को लेकर, और जो जल दुर्ग उन्होंने कहा है, हमारे लिए आज की पीढ़ी के लिए बहुत सारी हो सकती है ये नई अवधारणाएं हो, नई सोच हो, लेकिन हमारे इतिहास की एक बहुत बहुमूल्य धरोहर है जो आज हमें प्रेरित कर सकती है, करना चाहिए। तो इस पर थोड़ा बताएं हमें। देखिए, जल प्रबंधन और जल दुर्ग ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। जल प्रबंधन की जब बात करते हैं हम, वाटर सिस्टम्स को ठीक से रखने की, कंजर्वेशन की जो बात कर रहे हैं, ये बातें आज की दुनिया में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो चुकी है, और हमें छत्रपति शिवाजी महाराज या मराठे कालीन जो दुर्ग है, उन दुर्गों के अंदर जो जल प्रबंधन किया गया है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए। देखिए, जल स्रोत जो होते हैं वो मध्ययुगीन काल में, मराठा काल में उनको बहुत ही अहम भूमिका दी गई है और उनको बहुत ही पवित्र माना गया है। छत्रपति शिवाजी के तकरीबन 430 किले थे। अच्छा। और इन 430 किलो में 3 अलग अलग श्रृंखलाएं थी। एक श्रृंखला थी जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स के ऊपर रही थी, और एक श्रृंखला थी जो वेस्टर्न घाट से जोड़ के नीचे करोमंडल यानी पौंडीचेरी तक, जिंजी के किले तक जा रही थी। अच्छा। और तीसरी श्रृंखला उनकी इंपॉर्टेंट थी, वो थी सारी कोस्टल लाइन जो है, जो हम अरेबियन कोस्ट कहते हैं, जिसको मलबार कोस्ट भी कहते हैं, उस कोस्ट पे थी। हर एक किले में अगर आप देखेंगे छत्रपति के, तो एक ऐसा भी किला आपको मिलेगा नहीं जिसमें जल के प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की गई हो। उसके अंदर प्रॉपर एक्वाडक्ट्स, वेल्स, लेक्स, सिस्टर्न्स, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई दे। अच्छा। लोग ऐसे बातें करते करते कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी वॉज अ वेरी लकी पर्सन, कि उनको जो है फ्रेश वाटर सोर्सेस किलों पे मिल गए। ये कहने की बात है। अगर आप पॉलिटिकल ट्रिटाइज जो है मराठा हिस्ट्री का आज्ञा पत्र पढ़ेंगे, तो आज्ञा पत्र में साफ साफ लिखा है कि दुर्ग मैनेजमेंट कैसी की जाती है, फोर्ट मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। अच्छा। शिवाजी ने अपने सारे जो लेसन्स हैं दुर्गों के बारे में, वो ठीक ठाक कर लिए थे। कोई भी किला अगर पहले उसकी रख रखाव कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो किले के पहले ऊपर देखना चाहिए कि उस किले में फ्रेश वाटर की सुविधाएं कितनी हैं। अगर उसमें सुविधाएं हैं तो उन सुविधाओं को कैसे, किस तरीके से कंजर्व करना चाहिए, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज रेनफॉल से आते हैं, तो उस रेनफॉल को कैसे ठीक से रिजर्वॉयर्स में प्रिजर्व किया जाए, उसके लिए एक। और तीसरी बात ये थी कि आर्टिफिशियल तरीके से अच्छे वाले काले पत्थर में, तराशे हुए पत्थर में ज्यादा से ज्यादा अच्छे टैंक्स कैसे बनाए जाए।
तो ये तीनों सिस्टम्स जो है वो हर एक किले पे डिप्लॉय की गई हुई थी। अगर हम बात करें भूजल की, जो जमीन के अंदर पानी है उसको निकालने में मुझे लगता है बहुत सारी चुनौतियां रही होंगी, क्योंकि पथरीला सारा क्षेत्र है, तो उसमें नीचे उसकी खुदाई करके वहां पानी निकालना, तो मुझे लगता है इसलिए पानी जो हमें वर्षा से या इस तरह के नदियों के स्रोत से मिलता है उसको लेकर वो बहुत सजग रहे और बहुत उन्होंने उसकी बहुत प्लानिंग की, बड़ी खूबसूरत प्लानिंग की हुई है, जैसे आपने चर्चा भी की, ताकि उस पानी को कहीं वेस्ट ना करें, कहीं हम बर्बाद ना होने दें। और ऐसे समय में जब बारिश नहीं हो रही है, कोई और पानी का स्रोत नहीं है, तो वो पानी खेती के लिए भी इस्तेमाल हो सके, वो पानी पशुओं के लिए भी इस्तेमाल हो सके, वो दैनंदिन जीवन में इंसानों द्वारा भी इस्तेमाल हो सके। तो ये बड़ी कमाल की बात है, उनकी जो सोच, उनका विजन जो है, वो दृष्टि बहुत कमाल की थी। प्रधानमंत्री महोदय बार बार इस मौसम में, इस सीजन में खास तौर पर ये बात करते हैं, जैसे कैच द रेन भी एक कार्यक्रम शुरू हुआ कि वर्षा हो तो जो पानी जहां गिर रहा है उसको वहीं रोका जाए, खेत का पानी खेत में रोका जाए, आंगन का पानी कहीं आंगन के आसपास रोका जाए। ये सारी सोच है कि उस पानी को वेस्ट ना जाने दिया जाए, जितना हो सके जमीन के अंदर वो जाए, रिचार्ज हो। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में प्रोफेसर उमेश अशोक कदम से हम बातचीत कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के दौरान जो जल प्रबंधन की एक सोच, एक विजन उनके माध्यम से धरातल पर उतारा गया, और पानी को विशेष तौर पर जो वर्षा के दौरान पानी धरती पर गिरता है उस पानी को कैसे संचयित किया जाए, उसको कैसे संरक्षित किया जाए, संजोया जाए और उसके बाद में इस्तेमाल किया जाए। प्रोफेसर उमेश अशोक कदम जो इतिहास के प्रोफेसर हैं, मराठा हिस्ट्री पर बहुत काम किया आपने, इसलिए आपकी जानकारी बड़ी गहराई तक है, एक एक बारीकी को आपने अध्ययन किया उसका। उनके समय में यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में ही मुझे लगता है कि पहली बार बहुत व्यापक स्तर पर भू सर्वेक्षण भी करवाया गया। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से हम जोड़कर देख सकते हैं कि आपके भू सर्वेक्षण के माध्यम से आपको सारा पता है कि जो धरती है, जो जगह है, विस्तार है आपके पास, कितने खेती के लिए, कितना किस काम के लिए है, और उसी हिसाब से रिसोर्सेज की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। इस तरह के बहुत सारे प्रयास छत्रपति शिवाजी ने किए। छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर कालखंड आप देखेंगे तो उनके जन्म से लेके उनके देहांत तक तकरीबन 50 साल का कालखंड है, 1630 से 1680। सिर्फ 5 दशकों में छत्रपति शिवाजी ने जो काम किया है वो शायद ही इस पूरे धरातल पे किसी एक राजा ने किया होगा, विजनरी ने किया होगा। इसलिए उनको सचेत रूप से ना छत्रपति कहा भी जाता है और युग पुरुष भी कहा जाता है और जानता राजा कहा जाता है। जो राजा हर चीज अपने लोगों के लिए जानता है, उनकी जानकारी रखता है, इसलिए उसको जानता राजा कहते हैं। तो छत्रपति शिवाजी के इस कालखंड में आप देखेंगे कि उनकी जो फैमिली है, जो मराठवाड़ा से आ रही है, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा कि पूरे फैमिली में उनके दादाजी हो या नाना जी हो, दोनों तरफ से लोगों के लिए लेक्स बनवाना, टैंक्स बनवाना, अच्छा, इसके आपको बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे। और उसी श्रृंखला में जब छत्रपति शिवाजी मराठवाड़ा छोड़ के मावड़ प्रांत में आते हैं कि मुझे स्वराज की स्थापना करनी है, और वो मावड़ के लोगों को हाथ में लेके स्वराज की स्थापना बनाते हैं, तब उस वक्त आने के बाद उनको दिखाई देता है कि यहाँ पे बहुत सारे वेस्टलैंड्स हैं और लोगों की अगर क्षमता बढ़ानी है तो 2 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, एक कि यहाँ पे धान की समृद्धि हो, और दूसरी यहाँ पे पानी की समस्याओं से हमें निपटारा मिल जाए। अब ये पूरा कालखंड आप देखेंगे तो 16 से 30 से पहले लेके उसके बाद के कालखंड तक भी आप देखेंगे तो इंडिया, दिस कोस्ट वाज स्ट्रक बाय फमाइंस, ड्राउट्स और सीवियर ड्राउट्स ये थे। अगर आप रामदास के श्लोक पढ़ेंगे या संत तुकाराम के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बार बार जानकारी आएगी कि लोगों की व्यथा कैसे बढ़ रही थी और प्रॉब्लम्स कैसे बढ़ रहे थे। लेकिन उसमें रामदास स्वामी कहते हैं कि आनंद भवन भुवन की निर्माण जो है इस छत्रपति ने किया है, और वो इस तरीके से किया है कि उन्होंने लोगों की इन समस्याओं के लिए वेस्टलैंड्स को एग्रीकल्चरल लैंड्स में कन्वर्ट किया। उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, उसके लिए सब्सिडीज दी गई, धान दिया गया, उनके लिए जानवर दिए गए, उनके लिए लगने वाला पैसा जो है वो डाला गया। और हमेशा शिवाजी महाराज ने ये देखा कि अपने बजटरी प्रोविजन में तकरीबन 1,75,00,000 होनों का बजटरी प्रोविजन हमेशा किलों के इन पानी के स्रोतों के रख रखाव के लिए किया गया। तो बजटरी प्रोविजन और उसके साथ साथ लोगों में एक विश्वास कि हमें पानी के बारे में सजग क्यों रहना चाहिए और पानी से ही धान की उपलब्धता कैसे बढ़ेगी और उसके आगे जाके हमें रेवेन्यू हमारा कैसे बढ़ सकता है, इसके लिए ये सारी चीजें उन्होंने एक सूत्र में बांध दी। जैसे जैसे वो कोस्ट पे चले गए, वो शिवाजी महाराज कहते हैं मिठाचा मामला लाख मौलाचा। अच्छा, क्या मतलब? कहते हैं द मैटर ऑफ सॉल्ट इज नॉट ऑफ 1 रुपी बट इट इज ऑफ 1 लाख रुपीज।
तो वो बहुत अच्छी वहाँ बात। पे सॉल्ट इंडस्ट्री स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्री निर्माण करते हैं। वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को भी एक स्टेट इंडस्ट्री के निर्माण में देखते हैं। अच्छा, जो पानी के जहाज या नाव हाँ। बनाए जाते थे उस समय, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता मैंने सुना है बहुत अच्छी हुआ करती थी और दुनिया भर में मशहूर जी। थी। यहाँ से उस क्षेत्र से नाव लोग खरीद कर ले जाते थे। कल्याण, भिवंडी, राजापुर, ये जो पूरा कोस्ट है, महाराष्ट्र का जो कोस्ट है, हाँ। आप हर एक कोस्ट पे आप देखेंगे कि वहाँ पे शिप बिल्डिंग के कारखाने हुआ करते थे और वो इतने बढ़िया होते थे क्योंकि ये पूरा जो ट्रैक्ट है कोंकण का, इसमें सबसे अच्छी लकड़ी मिलती थी और सागवान की लकड़ी, जैकफ्रूट की लकड़ी, कटहल आम जो की लकड़ी, इन सारे अलग अलग लकड़ियों का प्रयोग करके, बैम्बू का भी प्रयोग करके जो फ्लैंकिंग बनाई जाती थी शिप्स के ऊपर, नील के ऊपर, पूरा जो बोर्ड बनाया जाता था उसका, उसके जैसे स्किल्ड क्राफ्ट्समैन इस जगह से छोड़ के कहीं और नहीं मिलते थे। ये तो बहुत जगह इसका उल्लेख मिलता है, दुनिया में कहीं भी इस तरह के कारीगर और नहीं, क्राफ्ट नहीं। पर्सन्स नहीं मिलते। और जो यूरोपीय आते थे यहाँ पे, वो कहते थे कि हम आपके यहाँ के एक दो चार कारागिर यहाँ से लेके जाना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो शिप्स है वो बहुत बार 2 या 3 सालों के अंदर उनके रिपेयर शुरू हो जाते हैं और जो ये फ्लैंकिंग यहाँ जो बनती थी, इसको 20-20, 25-25 साल जो है मेंटेनेंस की जरूरत नहीं हुआ करती थी। अच्छा, इतने साल तक रह जाते थे जी। जबकि लकड़ी के बने होते थे और हाँ। पानी में ही रहते थे। हाँ, तो वो अलग अलग तरीके के वुड्स का प्रयोग किया करते थे और जो इंजीनियरिंग की बात थी वो भी बहुत ही देख के समझ के तरीके से बनाई जाती थी क्योंकि शिवाजी के पास तकरीबन 200 + 200 ऐसे 2 अलग अलग शिप्स आर्माडा हुआ करती थी। अच्छा, एक जो नौसेना आर्माडा थी जो नौसेना थी, इट वाज ओनली फॉर नेवल एंगेजमेंट्स, अच्छा। बैटल्स, वो 200 का था और दूसरे 200 शिप्स जो शिवाजी की थी वो कमर्शियल पर्पस की थी। लोगों अच्छा, को ये पता व्यापार के नहीं है लिए। व्यापार के लिए कि छत्रपति शिवाजी के बंदरगाहों से शिप्स बसरा और एडिन तक सामान लेके जाती थी और वहां भी पूरी की पूरी, बिकॉज शिवाजी वॉज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट सॉवरेनिटी ओवर लैंड, शिवाजी वॉज टॉकिंग अबाउट सॉवरेनिटी, सार्वभौमत्व ये पानी पे भी होना चाहिए। हाँ। और आज्ञा पत्र का जो डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छत्रपति शिवाजी डचों के लिए वलेंदेज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वलिंदे का मतलब? वलेंदेज का मतलब डच, अच्छा। फ्रांसीसी का मतलब फ्रेंच, हाँ। टोपीकर का मतलब मर्चेंट्स, मर्चेंट क्लास, टोपीकर। अच्छा। अंग्रेजों को अंग्रेज ही शब्द किया है। वो जो है वो अलग अलग लोगों को जानते थे, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स को भी बहुत तरीके से अच्छे से जानते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने 3 बार लैंड सर्वे करवाए। अच्छा। अपने पूरे स्वराज में 3 बार लैंड सर्वे करवाए और लैंड सर्वे करके उन्होंने जमीन की उपजाऊ क्षमता पे उसको रैंकिंग दी, जैसे कि अव्वल, सिम, दुम, चरुम, उसकी जो मृदा या मिट्टी की जो क्वालिटी है उसके आधार पे की और उसी के आधार पे उन्होंने टैक्सेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम का भी प्रमाण जोड़ दिया। अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, उस समय हम चाहे मुगल सल्तनत की कहानी पढ़ लें या और भी तमाम ऐसे निजाम थे या और भी, वहां कर को वसूलने या लगान वसूली पर ज्यादा फोकस होता था और वो किसी भी हालत में वसूला जाता था, भले उसके लिए अत्याचार करना पड़ता हो। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने, क्योंकि कृषि के माध्यम से ही कर होता था या व्यापार के माध्यम से कुछ आमदनी सत्ता को, शासन को होता होगा, और वो दृष्टि उनकी थी लोक कल्याण की, कि जो भी आय अर्जित हो उसको लोक कल्याण में लगाएं और लोगों को सक्षम बनाएं ताकि और वो समृद्धि में वो अपना योगदान दे सकें। बड़ी अनूठी उनकी सोच और उनका विजन था। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनके शासन के बारे में, उनके जल प्रबंधन के बारे में, पर्यावरण के प्रति उनकी जो चेतना थी उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर उमेश अशोक कदम से, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर साहब, जो बात मैं कहना चाह रहा था और जो जानना चाह रहा हूं बल्कि आपसे, कि मैंने सुना लकड़ी या पेड़ काटे जाएं उसके लिए भी उनकी तरफ से कुछ विशिष्ट निर्देश हुआ करते थे कि किस पेड़ की लकड़ी काटी जाए, किस स्थिति में वो तब काटी जाए और उससे उसका नाव बनाए या जो भी लकड़ी का जहां इस्तेमाल होता है उसको किया जाए। ऐसा है कुछ? जी, जंगलों के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज की पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है जी। उन्होंने हमेशा जंगल को एक रिसोर्स की तरह देखा है, लोक कल्याण के लिए तथा राज्य कल्याण के लिए। जंगलों की लकड़ी की कटाई जो होती थी वो बहुत ही गिन चुन के, यानी हर पेड़ को जो काटा जाता था उसको प्रॉपर रिकॉर्ड में ला के, अच्छा, उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है उस क्षेत्र के लिए, और उस क्षेत्र का जो भी देशपांडे, देशमुख, पाटिल या कुलकर्णी हुआ करता था वो अपने दस्तावेजों में, नोंद वही में हमेशा इन चीजों पे रखता था। अच्छा, और उसका उल्लेख भी करते थे और उस जंगल से कितना उत्पन्न आ रहा है
और उस जंगल की कटाई होने के बाद उसमें और कितने ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। अच्छा। पेड़ लगाने के लिए कौन कौन से लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन से कम्युनिटीज के लोग उसमें अपना योगदान दे रहे हैं और उनको सैलरीज भी ठीक से मिल रही है कि नहीं, इसके बारे में भी आपको हर एक छोटी छोटी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आपने कहते कहते टैक्सेशन के बारे में भी बात की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक अकेले ऐसे राज्यकर्ता है जो इस पूरे कालखंड में उनके अगर कंटेम्पररी लोगों के साथ उनको आप इवेल्युएट करेंगे, ही वॉज ओनली चार्जिंग 40% कंसोलिडेटेड टैक्स। अच्छा। तो टैक्स नेट वॉज 40%। और अगर आप बाकी के सारे शासकों को उस वक्त के दिखाई देंगे तो टैक्स नेट 85% तक जा रहा था। अच्छा। नथिंग लेस देन 68%। इसमें भी मैंने सुना है कि जो 40% आप बता रहे हैं जी, अगर उन्हें ये लगता था कि उसकी पैदावार नष्ट हो गई है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कोई ऐसी विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति हुई है, तो उसमें भी और कमी हो जाती थी, की जाती थी। देयर वाज अ वेरी एफिशिएंट बैंकिंग सिस्टम। जैसे बैंकिंग सिस्टम था ना, अपने यहाँ से ट्रेजरी से लोगों को पैसे दिए जाते थे, ऐसे लोगों को पैसे दिए जाते थे और उनको कहा जाता था कि देखिए भाई, आपको 3 साल के लिए ये आपको पैसा दिया गया है, 3 साल में आपको टैक्स देना नहीं है। अच्छा। लेकिन 3 साल में आपको जो है आपके इसमें सरप्लस में बढ़ोतरी करनी है, रख रखाव ठीक से करना, उत्पादन क्षमता आपकी बढ़नी चाहिए। हाँ। और इसका जो है भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करना है, जिस काम के लिए दिया गया है उसी के लिए आपको इस पैसे का उपयोग करना चाहिए। और चौथे साल में फिर उनसे जो है 10%, 15% ऐसे धीरे धीरे करके उनके ऊपर से वो लगान लगा के टैक्स लेके वो सरकारी पैसा वापस जमा होता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उस वक्त औरंगजेब को भी खत लिख रहे हैं। ये खत आपको कुतुते शिवाजी में मिलेगा, कलेक्शन है। उसमें वो लिख रहे हैं कि भाई आप अच्छे मुसलमान राजा बनो, आप पहले जाके शरिया पढ़ो। हाँ। ये किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि औरंगजेब ने जजिया लगाया था। बिल्कुल। और वो छत्रपति शिवाजी कहते हैं कि जो राजा अपने सारी प्रजा को एक दृष्टि से नहीं देख रहा है तो वो अपने राज्य का कल्याण कभी नहीं कर सकता। अगर आप शरिया ठीक से पढ़ोगे औरंगजेब, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे आपको अपने रैयत में अलग दृष्टिकोण से 2 मापदंड लेके काम करना नहीं चाहिए। इसलिए वो एक लंबा सा खत लिख के औरंगजेब को भी समझा रहे हैं, जजिया लेना ठीक बात नहीं है, इसको तुरंत आप बंद करो। इसीलिए छत्रपति शिवाजी लोक कल्याणकारी। छत्रपति शिवाजी के खुद के बॉडीगार्ड मुस्लिम रह चुके हैं। हाँ। छत्रपति शिवाजी के नेवल एंगेजमेंट्स में भी बहुत सारे दक्खन के मुस्लिम्स इन्वॉल्व रह चुके हैं। भंडारी कम्युनिटी है, कोड़ी कम्युनिटी है, तो ये सारी अलग अलग तरीके के कम्युनिटीज को साथ लेके छत्रपति शिवाजी अपना स्वराज बना रहे हैं और एक लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण देके एक अच्छा स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो कृषि की बात की उस समय की छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शासनकाल के दौरान, आजकल माननीय प्रधानमंत्री महोदय तो बहुत बार इस बात के लिए आग्रह करते हैं, लोगों से निवेदन करते हैं, कृषकों से ये अनुरोध करते हैं कि फसलों का विविधीकरण करें, बदल बदल कर बोएं, हर बार वही फसल को रिपीट ना करें, क्योंकि उससे जो गुणवत्ता है मिट्टी की वो खराब होती है। कुछ ऐसी फसलें हैं जब पानी का बहुत ज्यादा जिसकी वजह से दोहन होता है तो उसकी वजह से भूजल स्तर जो है लगातार नीचे जाता है, खाद और दवाइयों का इस्तेमाल होता है, तो इन सब चीजों से पर्यावरण, मिट्टी, पानी सब कुछ प्रदूषित होता है। देखा था मैंने कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी अपने शासन काल में इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो विविधीकरण है फसलों का, वो जरूर किया जाए ताकि गुणवत्ता मिट्टी की बनी रहे। अब मैं हैरान हूं, ज्यादा वो लोग सोचते थे उस समय और कितनी दूर तक की बात सोचते थे। सिर्फ यही बात नहीं है, छत्रपति शिवाजी के कालखंड में आपको दिखाई देगा, अगर आप ठीक से रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे क्वालिटी के बीज पकड़ के उसको सरकारी दफ्तर में जमा करके, सरकारी लाइब्रेरी में जमा करके उसी को बाद में लोगों को बुआई के लिए दिया जाता। हर एक क्वालिटी को टेस्ट किया जाता था, देखा जाता था कि उसकी गुणवत्ता क्या है, उससे लोगों के खान पान व्यवस्था में कितना अच्छे तरीके से प्रोटीन जाएगा, कितने अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, इसके बारे में भी बहुत ही सजगता रूप से काम किया जा रहा था। और आप जब कह रहे हैं कि ये जो अभी उस वक्त तो फर्टिलाइजर्स थे नहीं, क्या करते थे कि तकरीबन समझिए कि एक 20 एकड़ का जमीन है, तो उस 20 एकड़ के जमीन में हमेशा ये देखते थे कि सिर्फ 10 एकड़ जमीन पे
बुआई हो रही है, सिंचन क्षेत्र में लाया गया। अच्छा। और बाकी की जो है वो फैलो रखते थे 1 साल के लिए, तो उसकी जो गुणवत्ता थी वो ऑटोमेटिक बढ़ती थी और उसमें ज्यादा करके वो ताग डाल देते थे, ताग करके उसको नीचे प्रेस कर देते थे, जूट। तो वो एक प्राकृतिक तौर पर खाद बन जाता था और उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती थी। वाह। और उसको टिलिंग भी नहीं किया जाता था क्योंकि उसके अंदर जो है माइक्रोब्स भी अच्छे से बढ़ सकते थे। तो इन सभी चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक, अभ्यासपूर्वक जो है उस वक्त के जो भी, उनको साइंटिस्ट नहीं कह सकते, लेकिन जो जानकार लोग थे, उन जानकार लोगों के साथ विचार विमर्श करके ही उन गांवों के जो पाटिल या देशमुख कुलकर्णी हुआ करते थे, उन लोगों से लोगों में प्रचार किया जाता था और लोगों को इन बातों के लिए प्रेरित किया जाता था। काफी विस्तृत साम्राज्य हो गया था शिवाजी महाराज जी का। इतने गहराई से जाकर इन सारी व्यवस्थाओं को करना अपने आप में ये साफ दर्शाता है कि उनकी जो शासन व्यवस्था की प्रणाली थी, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जो भी पूरा एक सिस्टम था, व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी जिसका असर जमीन तक पहुंचता था। उनके समय में मैंने सुना है अष्टप्रधान बॉडी इस तरह की थी जो शिवाजी महाराज जी के अंडर में रहते हुए पूरे इस शासन व्यवस्था का संचालन करती थी, उसमें अपनी भूमिका निभाती थी। ये अष्टप्रधान क्या है? अष्टप्रधान मंडल के नाम से जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक 1674 यानी 1674 में जब किया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में जब उन्होंने अपना एक खुद का एक काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स तैयार किया। अच्छा। तो ये जो काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स है, इसी को अष्टप्रधान कहते हैं। और जो उनकी शिवाजी महाराज की जो कोनशिला है, सिंबल जिसपे लिखा गया है, वो भी अष्ट कोणी है। शायद अभी इंडियन नेवी के इस इंसिग्निया के स्वरूप में अष्टकोण को यूज किया गया है। ये जो अष्टप्रधान है, इसमें पेशवा, सरनोबत, सरन्यायाधीश, ये सारे पद थे और इसके लिए एक कानून ज़ब्ता भी था। और ये काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स जो है, दिस इज एक्चुअली बाइफर्गेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। ये पूरी तरीके से ये अष्टप्रधान जो है ये पूरे साम्राज्य की देखभाल कर रहे थे। इन्हीं अष्टप्रधानों की वजह से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो या गांव लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस पे एक सीधे तरीके से ये रखा जाए। ये पूरी एक श्रृंखला थी, चेन थी ऊपर से नीचे तक। और इसी की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज जो है डे टू डे चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा अपने ठीक ठाक रखा करते थे। अच्छा, शिवाजी महाराज खुद को मराठों का सरदेशमुख कहा करते थे, ऐसा है जी? इसका तात्पर्य क्या है? हेरिडेटली वतन ये फैमिली में आता है, हेरिडेटरी के रूप से, ये वंश परंपरागत दृष्टिकोण से आता था। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पुणे, सुपा और मावड़ का ये जो प्रांत दिया गया था, तब उस प्रांत की देखभाल करने के मेन मौकासदार जो थे वो उनके पिताजी थे शाहजी राजे जी। तो शाहजी राजे जब मुगलों ने उनको अपने इस इलाके में उनकी ताकत ना बढ़े इसलिए उनको कर्नाटक भेज दिया गया, तब छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई और छत्रपति का जन्म ही जुन्नर में शिवनेरी में हुआ, उस वक्त उनको पोर्ट मोकाजदारी दी गई। तो छत्रपति शिवाजी की ये जो है ना ये एरिया, ये पुणे, सुपा और मावड़, इसके वो पोर्ट मोकाजदार थे। इसलिए उन्होंने अपने इस इलाके को अच्छे से सजग बनाया और उसमें बहुत सारे बाजार पेटों के निर्माण। मुझे लगता है एक ऐसी एक धरातल या जमीन या ग्राउंड मिला जहां उन्होंने इन सब चीजों को, अपने अनुभव को, चिंतन को धरातल पर उतारा। एक तरह से वो एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने किए उस समय वो धीरे धीरे विस्तार पाते चले गए। 1674 से पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत सारे किलों को जीत चुके थे, उनको विजय प्राप्त करके उन्होंने उसका विस्तार किया था अपने साम्राज्य का। लेकिन राज्याभिषेक जो है वो 1674 में हुआ उनका, जो विधिवत औपचारिक रूप से। ऐसा क्यों? 1674 से पहले छत्रपति शिवाजी आगरा गए थे और जो आगरा का इंसिडेंस आपको पता है, आगरा एक्चुअली जो शिवाजी महाराज को वहां बुलाया गया और शिवाजी महाराज के जो किले लिए गए जयसिंह से, उसमें ये है कि एक अवधारणा ये भी है कि छत्रपति शिवाजी ने वो जो इंस्ट्रूमेंट ट्रीटी को साइन किया जिसको पुरंदर ट्रीटी कहते हैं, लेकिन अगर आप वो ओरिजिनल ट्रीटी देखेंगे वो स्टेट आर्काइव्स ऑफ राजस्थान में बीकानेर में है, उस पे शिवाजी की स्वाक्षरी नहीं है। उसके बाद शिवाजी महाराज को लगा कि अभी मुझे खुद को एक सॉवरेन रूलर डिक्लेयर करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि मैं एक खुद छत्रपति हूँ, और इसलिए उन्होंने राज्याभिषेक करवाया। तब तक मेरा ख्याल है उनके पिताजी का भी देहांत हो चुका था। हाँ, शाहजी महाराज का देहांत हो चुका था। लेकिन 74 तक छत्रपति शिवाजी ने कभी भी ऐसे सीरियसली इस बात को नहीं लिया कि मुझे रैयत का राजा बनना चाहिए। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के योगदान, उनके जीवन और लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने विशेष तौर पर उनके जल प्रबंधन को लेकर चर्चा की थी। और ये चर्चा स्टूडियो में आज हम जिनके साथ कर रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर उमेश अशोक कदम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कई मौकों पर पहले भी, और एक पुस्तक का उन्होंने उस पर एक भूमिका लिखी थी, बहुत अरसा पहले की बात है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के ही ऊपर वो पुस्तक थी। तो उसमें उन्होंने शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की चर्चा करते हुए उन्होंने ये लिखा था उसमें अपने उद्गार के रूप में कि सुशासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इस रूप में प्रस्तुत होता है हिंदवी स्वराज्य। ये हिंदवी स्वराज्य की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? छत्रपति शिवाजी हिंदवी स्वराज के निर्माण की श्रृंखला में सबसे अंत में आते हैं। हिंदवी स्वराज की जो परिकल्पना है वो भागवत से आती है, और भागवत की सारी कल्पनाएं जो है वो भक्ति संप्रदाय से जुड़ी हुई है। 1000 वर्ष का मध्ययुगीन इतिहास है भारत का, 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक। 8वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी तक की अगर आप भक्ति संप्रदाय की भूमिका देखेंगे तो भारत के सारे क्षेत्रों का इंटीग्रेशन जो है वो जियो कल्चरली हो चुका है, जियो पॉलिटिकली नहीं, जियो कल्चरली हो चुका है, क्योंकि भागवत उसको जोड़ते जा रहा है। छत्रपति शिवाजी एक विजनरी बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि भक्ति संप्रदाय का उन पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। भक्ति संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो पूरे भारत में मध्यकाल में डायनामिज्म क्रिएट करता है, मानवतावाद क्रिएट करता है, और इस मानवतावाद से और डायनामिज्म से एक अलग तरीके की आधुनिकता निर्माण होती है। और इसीलिए छत्रपति शिवाजी एक आधुनिक विजनरी है। ही इज नॉट अ मिडवेल रूलर like others. He becomes a modern example in himself who is a visionary and who talks about dynamism. और उस डायनेमिज्म को हिंदवी स्वराज कहा गया है। उस हिंदवी स्वराज के अंतर्गत एक वो जो है ना, दिस इज अ सिंक्रेटिक रिलीजन, वो विश्व के अलग अलग अच्छे प्रभावों को साथ जोड़ के लोक कल्याणकारी बातें करने वाला एक राज्य। और ऐसे ही राज्य पहले विजयनगर रह चुका है, ऐसा ही राज्य पहले चोल रह चुका है, ऐसा ही राज्य केरल के सामुद्री रह चुके हैं, ऐसे ही राज्य जो है वो अहोम वहां पे असम में बना रहे हैं। गुजरात में भी आपको वही पैटर्न दिखाई दे रहा है और कश्मीर में भी वही पैटर्न जी। इस वजह से छत्रपति शिवाजी जो हिंदवी स्वराज के एक शासक के रूप में आगे दिखाई दे रहे हैं, वो लोगों में एक प्रेरणा निर्माण कर रहे हैं कि इस धरातल पे जो भी संस्कार है, जो भी अलग अलग ज्ञान शाखा है, उन सारी ज्ञान शाखाओं को अपना के लोगों के कल्याण के लिए उसका परिमार्जन किया। इस दृष्टिकोण से हिंदवी स्वराज शासक बनते। बहुत सार्वभौमिक सोच उनकी थी। समग्र भारत को, अखंड भारत को जिस रूप में उन्होंने अपनी परिकल्पना की और उसे विस्तार भी दिया, धरातल पर उतारा जहां तक संभव हो सका। मेरा ख्याल है इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने उन्हीं के अंदर वो प्रेरणा प्राप्त की और ऊर्जा प्राप्त की। उनको लगा कि अगर उनके जन्मोत्सव के माध्यम से हम जन जन को जोड़ सकेंगे तो भारत जो है वो स्वतंत्रता के राह में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और हम आजाद हो पाएंगे। तो एक तरह से भारतीय स्वराज के वो सिंबल है, और हिंदवी स्वराज तो उनका अपना एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन उनसे प्रेरणा जो है इस रूप में मिलती रही। पिछले दिनों 350वां जो है उनका जन्मोत्सव भी मनाया गया। आज अगर हम डॉक्टर साहब आपसे पूछें, क्योंकि आपका तो संबंध महाराष्ट्र से है और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आपने इतना सारा शोध कार्य किया हुआ, अध्ययन किया, आज अगर जो वहां के जनमानस में छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित तो हैं, ये तो हमें पता है, हम सब श्रद्धा भाव रखते हैं और आस्था रखते हैं, लेकिन लोक जीवन में किस रूप में, किन किन परंपराओं में कहना चाहिए लोगों के बीच में हैं आज भी? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज लोकमानस में और लोक मेमोरी जो से हम कहते हैं, उस मेमोरी से वो कभी बाहर नहीं जा सकते। हाँ। ना ही जाएंगे, ना लोग उनको जाने देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की नए तरीके से सिर्फ पूजा करने की जो एक बात आजकल चलती है, उस बात को मैं धुतकारूंगा इसलिए कि मैं चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी की जो लेगेसी है, उस लेगेसी को जिया जाए। बिल्कुल, उस लेगेसी को हमें आगे लेके जाना है। हम हर एक काम करते वक्त यही सोचना है कि अगर मेरे खुद के पिताजी होते तो मुझे ये काम करने के लिए कैसे प्रेरणा देते, और छत्रपति शिवाजी अगर इस वक्त होते तो वो इस काम करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपना लेते कि वो उससे लोक कल्याण की बात हो, लोगों को आज के लिए उनकी जो भी व्यथाएं वो दूर ना होके आगे जाके 10 सालों में उनका दृष्टिकोण समाज के प्रति कैसा रहे। इस दृष्टिकोण से अगर हम छत्रपति शिवाजी की लेगेसी को आगे लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अच्छे काम किए हैं या दृष्टिकोण हमें जो दिया है लोक राजा का,
हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति लोक राजा बन सकता है, लेकिन उसके लिए छत्रपति शिवाजी की जो लेगेसी है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और छत्रपति शिवाजी को जो डिमीन करने का भी आजकल जो षड्यंत्र चल रहा है, छत्रपति शिवाजी सिर्फ मराठी लोगों के लिए या महाराष्ट्र के लिए या एक स्थानिक या प्रादेशिक लेवल पे थे, ऐसे ना देख के आप छत्रपति शिवाजी के इतिहास को एक राष्ट्रीय इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे और राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने क्या दृष्टिकोण दिया है उसको आप ठीक से समझेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत को जगत गुरु बनाने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। जो आपके मन में आशंका है, मुझे लगता है कि एक बहुत सीमित रूप में वो चीजें हैं, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे तत्व समाज में होते हैं। मैं इस बात को लेकर बड़ा आश्वस्त होता हूँ कि पूरा देश के हर हिस्से में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जो उत्साह भी होता है, ऊर्जा भी है, श्रद्धा भी है। और मैं आपको वहाँ की जो लोक परंपराएं हैं, जैसे वहाँ पवाड़ा गाया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ही शान में गाया जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, कलाकार आते हैं और उसकी प्रस्तुति देते हैं, लोगों में इतना जोश आता है और जय घोष करते हैं, उद्घोष करते हैं और शिवाजी महाराज जी की जयकार करते हैं। कहीं वो बनावटीपना नहीं है उसमें, अपने आप अंदर से वो उद्गार आते हैं। तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के हैं, हर भारतीय के हैं और रहेंगे भी वो इसी रूप में, क्योंकि एक उत्कृष्ट सेना नायक जिनके गुरिल्ला युद्ध और उनके विजय अभियानों के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने मुगल सल्तनत तक को चुनौती दी और उनको बहुत कड़ी टक्कर भी दी। बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ भी, इतने उत्कृष्ट शासक। ये चिंतन तो हम सबको हमेशा मार्गदर्शन भी देगा और प्रेरित भी करता रहेगा। जरूर। थोड़ा सा चलते चलते आपके, चूंकि आपने शोध कार्य किया है 1600 से 1800 ईस्वी के बीच जो यूरोपीय प्रभुत्व है और मराठा संप्रभुता का जो स्वरूप है, संक्षेप में उसके बारे में हमें जरूर बताएं। शोध कार्य करते हुए बहुत सारे इतिहासकारों ने मराठा हिस्ट्री का जो अध्ययन किया है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोर्सेस पे रिलेटेड बहुत ज्यादा किया। अच्छा। लेकिन मैंने जो किया है 24 साल का जो मेरा अध्ययन है, विशेषता इसमें जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रिकॉर्ड्स यानी फ्रेंच रिकॉर्ड्स, डच रिकॉर्ड्स और पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स, इन 3 अलग अलग रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके मैंने अध्ययन किया है। और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको मराठा इतिहास ही नहीं, लेकिन पूरे भारत का और दक्खन का इतिहास जो है वो एक अलग दृष्टिकोण से दिखाई देगा। अंग्रेजों ने क्या किया है कि उन्होंने सिर्फ अपने साधनों का इस्तेमाल करके भारत को एक कॉलोनियल श्रृंखला का इतिहास देने का जो प्रयास किया गया है, उसमें हमारे बहुत सारे संस्थानिक राजा है, जैसे नायक्स है, मराठास है, या दक्खन के और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट प्लेयर्स है, या राजस्थान में जो राजपूत कर रहे हैं, इन सभी के बारे में सटीक जानकारी हमें इन डच रिकॉर्ड से, इन फ्रेंच रिकॉर्ड से या पोर्चुगीज रिकॉर्ड से मिलती है। और हमें ये भी पता चलता है कि मराठा ये सिर्फ अंग्रेजों को रोकने के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे, मराठास इन बाकी शक्तियों को भी रोकने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कैसे उभर के आ रहे थे, ये बातें भी हमें समझने को मिलती। इसीलिए ये जो हमने संशोधन किया है फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनीज को साथ लेके, इससे हमें समझ में आ जाता है कि हम कितने सक्षम थे, हमें और ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड में हमारा जो रोल था वो किस तरीके से उभर के आ रहा था, और सी सॉवरेनिटी के बारे हमारा जो नेवल एंगेजमेंट्स थे, क्योंकि मराठा नेवल एंगेजमेंट्स एक ऐसा चैप्टर है कि आपको दिखाई देगा कि मराठा नेवी ने, कान्होजी आंग्रे ने विश्व के सारे बेस्ट आर्माडाज को हरा दिया था। मराठास वर विक्टोरियस अगेंस्ट ईच एंड एवरी नेवी, भले वो डच हो, फ्रेंच हो, अंग्रेज हो या मुगल या सिद्धी हो, इन सब को मराठा ने अपने एंगेजमेंट्स में हरा दिया था। एंड दे वर द बेस्ट नेवल पावर, नेवल सुप्रीमेसी इन द 17th and 18th सेंचुरी। इसीलिए इन सारे यूरोपियंस के साथ कैसे रिश्ते थे, इन यूरोपियंस के साथ कैसे व्यवहार बनाए रहे, और इन यूरोपियंस के साथ दे के हमने एक अलग तरीके का सरप्लस और हमारी अलग तरीके की एक यूनिक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे बनाई है, इसकी जानकारी इन सारे विषयों से मिलती है। एक नई दृष्टि भी आपने दी, सिर्फ जानकारी नहीं दी, एक दृष्टि भी आपने दी कि हमें इतिहास को जानना और समझना है तो सिर्फ जो ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़े हुए इतिहासकार रहे हैं उनकी ही लेखनी से लिखी गई चीज़ों को हम उस पर ना निर्भर करें, बल्कि अन्य जो स्रोत हैं हमारे पास, इतने सारे माध्यम हैं, उनको भी हम पढ़ें ज़रूर। हमारे चाहे वो स्वदेशी माध्यम हो या देश में बहुत सारे लोगों ने उस समय भी जो संत महात्मा या रचनाकार थे जिन्होंने लिखा है बहुत कुछ, और जैसे आप बता रहे हैं कि ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच वेस्ट इंडिया कंपनी
और भी जो पुर्तगीज जो कंपनी थी उनके क्योंकि स्रोतों। पौंडीचेरी जो है इट वाज अ कॉलोनी ऑफ मराठास। अच्छा। हाँ, छत्रपति राजाराम महाराज जब मुगल मराठा वॉर शुरुआत हो जाती है 25 साल की, और जब वो जिंजी चले जाते हैं छत्रपति राजाराम महाराज, तब वो डचों को बेच दी जाती, मराठाज सेल इट टू द डच। तब तक फ्रांसीसी लोग जो है वहां पे रेंट दे रहे थे मराठाज को। 10,000 चाचर का रेंट पौंडीचेरी का मराठा को मिल रहा था। रेंट पर वो लोग वहां रह रहे थे। वो क्षेत्र जो था वो मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। दैट वाज अ कॉलोनी ऑफ द मराठास। तो ऐसी आप बहुत ये सारी विस्तार भी देखें कि कितना दूर तक जो जी साम्राज्य इसीलिए था। मैं कह रहा हूँ ना कि एक जो किलों की श्रृंखला है उसमें जिंजी लास्ट आता है। उत्तर भारत में या पश्चिम भारत में हम देखें तो पानीपत में आकर उन्होंने जो तीसरी लड़ाई लड़ी थी मराठा 1761 की जो लड़ाई है उसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ के, उत्तर भारत की सारी पावर्स फेल हो चुकी है, और एक भी पावर ऐसी नहीं है जो जाके अब्दाली के साथ खड़े होकर मुकाबला कर सके। इसके लिए मराठाओं को वहां से निकल के, पेशवा वहां से निकल के, जबकि पेशवा खुद वहां पे ही इज अंडर ह्यूज लोन्स, इसके बावजूद वो अपना पूरा का पूरा कॉन्टिंजेंट यहाँ भेज रहा है, और विपरीत परिस्थितियों में पानीपत में ये युद्ध होता है। और लोग कहते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठों का ह्रास हुआ, मराठा पीछे हट गए, लेकिन वस्तुतः वह नहीं है। 1761 के बाद भी आप देखेंगे कि मराठा साम्राज्य जो है वो उसकी आगे कुछ ही होती रही है। पेशवा जो है उसको अच्छे से लेके जाके 1818 तक मराठा का जो साम्राज्य है वो बना रहता है, और 1848 में लास्ट सातारा का राजा है प्रताप, उसको वहां से थ्रोन से निकालने के बाद अंग्रेज लिखते हैं कि नाउ दैट वी हैव टेकन ओवर द मराठास वी बिकम द ट्रू मास्टर्स ऑफ इंडिया। इन सभी सत्ताओं के लिए मराठा साम्राज्य एक बहुत बड़ी, मराठास वर द फॉर्मिडेबल पावर ऑफ इंडिया। फॉर्मिडेबल, यस। वो हमेशा इस आशंका में रहते थे कि वो उनसे पार पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, और बहुत जगह उन्होंने मुंह की भी खाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जीवन के बहुत सारे प्रसंगों को, कहानियों को हम लोगों ने बहुत सारी पुस्तकों में पढ़ा है, चाहे अफजल खान के साथ का प्रसंग हो या और भी औरंगजेब के साथ उनके जो कूटनीतिक और सैनिक जो कार्रवाइयां, गतिविधियां चलती थी। लेकिन आज बहुत सारी नई चीजें डॉक्टर साहब आपके माध्यम से पता चली हैं, और इस सब के लिए जो प्रेरणा हमें मिली मन की बात से, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने उल्लेख किया छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनके जल प्रबंधन के बारे में। बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण और तथ्यपरक जानकारी जो है श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, और मैं धन्यवाद माननीय पंतप्रधान जी को भी करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये सारी जानकारी देके लोगों में एक नए दृष्टिकोण का और एक नए अभ्यासिक एपिसोड का जो है एक निर्माण करने की चाहत रखी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को। धन्यवाद। तो श्रोताओं, प्रोफेसर उमेश अशोक कदम से हम बातचीत कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। कुछ न कुछ प्रेरणा के बिंदु अपने जीवन में जरूर आत्मसात करें इन कार्यक्रमों के जरिए, इन विचारों के जरिए, ताकि हम एक सच्चे और अच्छे भारतीय के रूप में अपनी भूमिका को भी बेहतर से बेहतर ढंग से निभा सकें। जयनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे ज्ञानेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।